कपड़े को बहुत अच्छे आ रहे हैं। क्या करना है आपको ये बताओ पहले। गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आवाज, मैं, बोर्ड, लाइट सब पहुंच रहा है? यस सर। चलिए, हमने एक क्लास ली थी, थोड़ा बहुत बस बेसिक कंसेप्ट की हमने बात की थी, चार्जेस के बारे में। वो थोड़ी वो जानकारी होगी आपके पास ना, कि भाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, दो पार्टिकल को रगड़ते हैं तो एक से इलेक्ट्रॉन टूट के दूसरे में चले जाते हैं। जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होता है, जिसमें कम होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होता है। और अगर चार्ज Q है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का जो फार्मूला था वो Q इज इक्वल टू Ne था। बेसिक कॉन्सेप्ट हमने बताया था, ये मेरे हिसाब से सबके दिमाग में होगा, है ना? पावनी कुछ पढ़ के बैठी हो? यस। हाँ, कुछ नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कुछ समझ में आया था नहीं आया था, क्योंकि ऐसा कुछ समझाया नहीं गया था जो समझ में ना आए। देखिए कूलम्ब्स लॉ, नहीं देखिए बुक की बात अलग है, एनसीईआरटी की लैंग्वेज आपको समझने में दिक्कत होगी। अगर आपसे कहा जाए एनसीईआरटी की बुक पढ़िए, तो आपने देखा होगा एनसीईआरटी की बुक इतनी पतली सी है ना, और रेफरेंस इतनी मोटी सी। क्यों? एनसीईआरटी कहती है कि भाई टीचर जो एक्सप्लेन करे उसको एक्सप्लेन करके बताए, ये होता है। अर्णव आप लेट हो गए आज? यस सर। आपके क्लास 2 दिन चलेगा, लेकिन 1.5 घंटे का क्लास होगा। सबकी आदत 1.5 घंटे की है ना? नहीं, कुछ लोगों को नींद आने लगती है। ऐसा मत करना कि हम बोल रहे हैं अपना नींद में आ गए। थोड़ा अलर्ट होके बैठिएगा, सावधान। चलते हैं, तो हम स्टार्ट कूलम्ब्स लॉ से ही करें। देखिए कूलम्ब साहब ने क्या कहा, हम बता चुके थे, नहीं ये नहीं कहा था, हम बता चुके थे। मतलब कूलम्ब साहब ने क्या कहा कि अगर दो, बोले जरा, कोई बोलेगा व्हाट इज कूलम्ब्स लॉ? व्हाट इज कूलम्ब्स लॉ? So the mutual force of attraction between two charges is directly proportional to the product of the charges and is inversely proportional to the square of the distance between them. अट्रैक्शन वर्ड नहीं बोलेंगे आप, अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों से। Yes sir. ठीक है, तो बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब साहब ने कहा कि टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस। टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, दोनों का मतलब समझिएगा, दोनों चार्जेस कैसे हैं? स्टेशनरी हैं, मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, और पॉइंट चार्जेस हैं, यानी कि पूरा का पूरा चार्ज एक पॉइंट पे लोकेट है, और दे आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस। हमने वेरी शॉर्ट डिस्टेंस नहीं कहा, ये डिस्टेंस छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। तो दे विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, दैट फोर्स मे बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट फोर्स मे बी फोर्स ऑफ रिपल्सन, और दैट फोर्स इज directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the distance between these two। ये उन्होंने कहा, ये हम बता भी चुके हैं, ठीक है।
तो जब F इज इक्वल टू लिखेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहां K है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, या कहीं कहीं पर इसको कूलॉम्स कांस्टेंट कहा जाता है, जो हाँ अभी किसी ने यहाँ K लगा भी रखा है, किसी ने लिखा उसमें K लिखा हुआ है। तो कूलॉम्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁻⁹। अगर मैं यहां से K की वैल्यू निकालूं, अगर मैं निकालता हूं तो K की वैल्यू यहां से FR स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 निकलेगा। देखिए आज से आपका एक तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर स्टार्ट हुआ है। सभी जो पहली बार पढ़ रहे हैं इसको, जो रिवीजन कर रहे हैं वो तो अच्छी बात है, जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो थोड़ा सा सावधान हो जाएं, डरे ना बस, ठीक है। पावनी फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हैं, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। Yes. तो अगर मैं K की यूनिट निकालूं क्या निकलेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम इनटू कूलम। तो K की यूनिट क्या आएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो K यहाँ पर एक कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट जो है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं, यानी K डिपेंड्स अपॉन द मीडियम, मतलब K की वैल्यू कोई फिक्स वैल्यू यहाँ पर नहीं होगी, ये मीडियम पर डिपेंड करती है, ठीक है। अच्छा, एक्सपेरिमेंटली यहां पर K की वैल्यू जो मानी गई वो कितनी मानी गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको एप्सिलॉन नॉट भी कहते हैं और इसको एप्सिलॉन जीरो भी कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं, जो लोग जीरो कहते हैं वो मूर्ख होते हैं, कुछ लोग कहते हैं जो नॉट कहते हैं वो मूर्ख होते हैं। दोनों बुद्धिमान होते हैं, कोई भी चीज आप कह सकते हैं। नहीं, कुछ टीचर हमने सुना है कि वो जैसे वो जीरो कहते हैं, बोले नॉट कहने वाला बेकार टीचर होता है, वो जीरो होता है। ये दोनों चीज आप कह सकते हैं। और इसकी वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। सो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर यहां से F की वैल्यू निकालें तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये कूलम्स लॉ था, इसको हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था यहां तक, ठीक है। इसको नोट करते रहिए, स्टेटमेंट आप बुक से नोट कर लेंगे। when two stationary point charges are placed at a distance, then they will attract or repel each other, and that force is proportionate to the product of the charges and inversely proportional to the distance between these two. तो ये तो नोट कर लिया था पिछले क्लास में आपने, तो इसको तो हम नहीं कर रहे हैं, आगे देखिए जरा ध्यान से। ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, यहां से बात स्टार्ट करते हैं। Epsilon naught is permittivity of free space। फ्री स्पेस बोले तो वैक्यूम, ये वैक्यूम की परमिटिविटी होती है, और इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और जब इसकी यूनिट निकालेंगे तो ये हो जाएगी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहां पर जितने भी आपको नए फार्मूले दिखें, कृपया इनकी डायमेंशन जरूर निकालें, क्योंकि डायमेंशन जब आपको 11th में पढ़ाई गई थी वहां बताया गया था कि बहुत सारे ऐसे फार्मूले होंगे जो आप नहीं जानते, ठीक, अब आप जानने लगे। तो ये परमिटिविटी होती है। इसका मतलब क्या होता है, हमने बताया भी था कि मान लिया दो चार्जेस हैं, ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, ये इस पर फोर्स लगा रहा है। फोर्स कैसे लगाएगा, वो एक रस्सी ऐसे खींच के ऐसे टप्पा मार दे और खींच ले, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। तो इसने फोर्स के लिए अगर मान ले कि रस्सी इसने फेंकी है एक इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में, और मान लिया इसने बताया था कि मान लिया 100 रस्सियां ऐसे फेंक दी, 100 स्ट्रिंग भेजी, तो मीडियम ने क्या किया, 70 स्ट्रिंग को एब्जॉर्ब कर लिया, यानी 70 रस्सियों को, डोरियों को जाने नहीं दिया वहां। जैसे पिक्चरों में देखा होगा, ये हीरो है और ये बहुत सारे डकैत हैं, और डकैत जब पकड़ने के लिए जाते हैं अपने घोड़ों से, तो क्या करते हैं, वो रस्सी ऐसे ऐसे फेंक करके हीरो के ऊपर डालते। 100 घोड़े थे, 100 लोगों ने रस्सी फेंकी, मीडियम ने 70 रस्सियों को एब्जॉर्ब कर लिया, हीरो के गले में केवल 30 रस्सियां पड़ी, तो हीरो केवल 30 के फोर्स से खींचेगा, 30 रस्सियां उसको खींचेंगी, तो जो मीडियम की परमिटिविटी होगी वो कितनी होगी, 70,
यानी मीडियम जितनी स्ट्रिंग को एब्जॉर्ब कर लेता है वो मीडियम की परमिटिविटी। लॉजिक समझ में आ गया? तो यहां तक हम पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके, ठीक है। अब जरा लिखिए कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। एक मिनट, एक नोट लिखिए, यहां पर एक नोट लिखिए, नोट रुपया वाला नहीं, नोट इंपॉर्टेंट वाला। देखिए ये दो चार्ज आपने रखे, ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, इसके बीच डिस्टेंस R है। हमने मान लिया कि यहां पर जो मीडियम है वो वैक्यूम नहीं है, कोई मीडियम है, माइका है, यहाँ पानी भर दिया आपने, यहाँ कांच रख दिया आपने, यहाँ लकड़ी आपने रख दिया, यानी इफ देयर इज मीडियम, इफ देयर इज अ मीडियम, मान लेते हैं बिटवीन Q1 एंड Q2, Q1 और Q2 के बीच में एक मीडियम है, ये विजिबल है ना जो हम लिख रहे हैं? Yes, sir. हाँ, तो अगर यहां मीडियम है तब फोर्स क्या होगा? तो फोर्स का फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन को नॉट नहीं लगाएंगे, केवल एप्सिलॉन लिखेंगे, और इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यानी जो एप्सिलॉन है, कुछ लोग एप्सिलॉन भी कहते हैं, दोनों बातें सही हैं। जो एप्सिलॉन है या एप्सिलॉन है, नॉट नहीं, तो ये है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये मीडियम की परमिटिविटी। और एप्सिलॉन नॉट मतलब मीडियम की परमिटिविटी और वैक्यूम की परमिटिविटी के रेशियो को हम इंडिकेट करते हैं के से, और के को हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। के जो यहां पर होता है, या कहीं कहीं पर एप्सिलॉन R लिखा होता है, तो के यहां पर कहलाता है रिलेटिव परमिटिविटी। के क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी, या इसको कहते हैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इसके बारे में आपको बड़े क्लासेस में आप जग जाएंगे। अब आप कहेंगे इससे बड़े होंगे, हाँ अभी और इससे बड़े होंगे, आप बहुत बड़े होंगे, फिर हमारे जैसे बड़े हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो अभी और बड़े होंगे तब आप इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, तो वहां बताया जाएगा। तो जरा समझिएगा, यहां से अगर हम एप्सिलॉन की वैल्यू निकालें तो क्या निकलेगा? कि एप्सिलॉन नॉट निकलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, सो अगर फार्मूला एफ का लिखना चाहिए तो हम इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन को लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये के होता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, सॉरी रिलेटिव परमिटिविटी या डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ज्यादातर नाम इसका यूज किया जाएगा डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये कूलम्ब्स लॉ आएगा जब मीडियम की बात करेंगे। अब आप कहेंगे कूलम्ब्स लॉ बोर्ड में आएगा तो हम क्या लिखेंगे? जो पहले लिखाएगा वही लिखेंगे, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। और न्यूमेरिकल लगाते वक्त भी ये फार्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं। फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही लिखेंगे, के नहीं लिखेंगे। जब तक कि न्यूमेरिकल में के बारे में लिखा नहीं तब तक के इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये एक नोटिंग करके अलग से लिख लीजिए। लिख लिया? Yes, sir. समझ Yes, में sir. आ रही बात? पावनी समझ में आ रही बात? Yes, sir. नहीं, बार बार मैं जिनके नाम जानता हूं उनके ज्यादा नाम देता हूँ। अर्णव का नाम कम दे रहा हूँ कि अर्णव समझ में आ ही रही होगी बात, क्योंकि लास्ट ईयर हमारे स्टूडेंट थे, इनको हम अच्छी तरह जानते हैं, इनको डांटना पड़ता तब ज्यादा पड़ता। क्यों अर्णव? Yes, sir. अरे अब आप कुछ भी कह लो, क्या बताएं कह लो। खैर, अब जरा बढ़िया सी बात आपको बता दूं। ये कूलम्ब्स लॉ देखिए, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म,
Coulomb's law in vector form. चलते हैं 11th क्लास, पहुंच गए? बैक गियर लगाओ गाड़ी में, चलते हैं 11th क्लास। Once upon a time there was 11th class. There was a chapter vector and scalar quantities. सब लोग पहुंच गए? Yes, ऐसा sir. इसमें कोई है जिसने वेक्टर ना पढ़ा हो? इसमें कोई ऐसा है जो वेक्टर ना पढ़ा हो 11th? अब सब लोग सोच रहे कैसे हम कह दें, कह दो, कोई दिक्कत नहीं है, नाम थोड़ी लेंगे यार। सुनिए, 11th में आपने वेक्टर क्वांटिटी में कूलम्ब्स लाइन वेक्टर फॉर्म बताने के लिए वेक्टर बताना बहुत जरूरी है। वेक्टर क्वांटिटी करने के लिए आपने एक वर्ड वहां पढ़ा होगा, यूनिट वेक्टर। याद आ रही ना? यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, उसको कहते हैं यूनिट वेक्टर। और उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे? ए कैप। और इसकी वैल्यू कैसे होती थी? किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते थे तो ए कैप मिल जाता। याद सबको आ रही नहीं आ रही है? Yes, sir. वो एक Yes, sir. गाना है ना, याद आ रही है तेरी याद आ रही है, वेक्टर की याद आ रही है, लेकिन आती भी है ना, मतलब याद भी है ना। जरा इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई ए कैप। क्या सीखा आपने? किसी मैग्नीट्यूड को अगर उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपको वेक्टर क्वांटिटी मिल जाएगी। ठीक है, थोड़ा एनसीईआरटी और बुक्स में अलग अलग तरीके से दिया गया, इसलिए दोनों तरीके हमको बताने पड़ेंगे जिससे आप कंफ्यूज हैं। अच्छा, जैसे एग्जांपल देखिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलांग यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, वाई के अलांग होता है जे कैप, जेड के अलांग होता है के कैप। हमने कहा कि सपोज एक बॉडी है जो 7 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से एक्स डायरेक्शन में जा रही है। एक बॉडी है वो 7 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से एक्स डायरेक्शन में जा रही है। व्हाट इज 7? व्हाट दिस 7 इंडिकेट? ये 7 क्या बता रहा है? आप 700. 7 बता रहा है उस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, यानी ये मॉड जो है वो 7। फिर हमको वेलोसिटी को वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है, तो जिस डायरेक्शन में यह वेलोसिटी है उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको वेक्टर क्वांटिटी मिल जाएगी। ये बॉडी किधर चल रही है? एक्स डायरेक्शन में, और एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या होता है? आई कैप। तो अगर मैं 7 को आई कैप से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपको वेक्टर क्वांटिटी मिल जाएगी। तो समझ में आई बात? यानी कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड अगर दिया हो तो जिस डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड दिया हो उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको वो जो मैग्नीट्यूड होगा वो वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आई? अब चलते हैं, गाड़ी को वापस आइए और वापस आ जाइए कूलम्ब साहब के पास। ये कॉन्सेप्ट कहीं नोट कर लीजिए रफ में अपनी जानकारी के लिए। ठीक है, बहुत डिटेल में नहीं हम गए हैं, ये नोट कर लीजिए कहीं अपनी जानकारी के लिए। आज से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक्चुअल में स्टार्ट हुई है और बड़ा ही इंटरेस्ट आपको आएगा अगर इंटरेस्ट से बैठोगे तो। नींद ना आ जाए, उसे जगाते रहेंगे, चिंता मत करिएगा। ये नोट कर लिया होगा। अब जरा आते हैं कूलम्ब्स लॉ में, जरा समझिएगा सावधान। ये दो चार्जेस हैं, ये है Q1, ये है Q2, और ये दोनों R डिस्टेंस पे रखे हैं। अभी डायग्राम ना बनाइएगा, थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है, हमने दोनों को फिलहाल सेम साइन माना है, पॉजिटिव दोनों को माना है। अगर साइन ना भी करते तो पॉजिटिव माना जाता है। तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, अट्रैक्शन और रिपल्सन। रिपल्सन देखिए, Q2 Q1 को ऐसे धक्का मारेगा, इधर इधर की तरफ, यानी कि Q1 पर Q2 की वजह से फोर्स लग रहा है। तो आप लिखेंगे फोर्स एक्टिंग
ऑन Q1 ड्यू टू Q2। Q1 पर जरा लैंग्वेज समझिएगा, Q1 पर Q2 की वजह से जो फोर्स लग रहा है हमने उसका नाम दे दिया F12। 1 पे 2 की वजह से जो फोर्स लग रहा है, लिखने के तरीके अलग अलग होते हैं। कोई कहता है F21, 2 ने 1 पे जो फोर्स लगाया, वो कोई दिक्कत नहीं है, हमने F12 लिखा, वेक्टर नहीं चढ़ाया हमने। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। R बोले तो इसके और इसके बीच, A और B के बीच की डिस्टेंस है। ये लॉजिक पकड़ में आया? अब जरा समझिए, हमको इसको वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट करना, तो हमने किसी मैग्नीट्यूड को वेक्टर में कन्वर्ट करने का तरीका क्या बताया कि भाई जिस डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। जरा ध्यान से समझिएगा, ये फोर्स 2 से 1 की तरफ लग रहा है, 2 से 1 की तरफ लग रहा है, तो हम ऐसा करते हैं 2 से 1 की तरफ एक यूनिट वेक्टर मान लेते हैं R21 कैप। समझ में आई बात? फोर्स किधर से किधर लग रहा था, 2 से 1 की तरफ, तो हमने एक यूनिट वेक्टर मान लिया R21 कैप। तो अगर मैं इसको R21 कैप से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये F12 वेक्टर बन जाएगा। बात समझ में आई? Yes, Yes, sir. sir. भाई 2 से 1 की तरफ है तो उसको इंडिकेट करना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पर 2 से 1 की तरफ भी फोर्स लगेगा, 1 से 2 की तरफ भी लगेगा, उसके नाम कैसे हम, सबका नाम हम एक नहीं रख सकते ना। अब देखिए इस कैप को हटाते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। कैप को हटाने का तरीका वेक्टर अपान मॉड, यानी इसको R21 वेक्टर अपान R21 मॉड लिख सकते हैं। Yes, sir. सुनिए, Yes, sir. R21 मॉड का मतलब क्या होता है, 2 से 1 के बीच की दूरी का मॉड, वो तो R ही तो है ना, तो ये एक्चुअली में तो R लिखा हुआ है, तो यहाँ R स्क्वायर है, यहाँ R है, तो इसको आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R क्यूब कर दें और इंटू R21 वेक्टर, ये F12 वेक्टर हो गया। लॉजिक समझ में आया? पहला इक्वेशन Yes, sir. Yes, sir. नोट करिए, इसको बहुत समझ के लिखिएगा, क्योंकि वेक्टर टफ नहीं है, लेकिन बुक से पढ़ोगे ऐसे करोगे तो खा जाओगे क्या लिखा है। इस 1 to 21 से दिक्कत ना करिएगा, किसी बुक में उल्टा लिखा हो। वो कह रहे हैं कि 1 पर 2 की वजह से फोर्स, कोई कहता है 2 की वजह से 1 पर, बात वही कह रहा है, यहां लिखने का तरीका चेंज हो जाता है, उससे कंफ्यूज ना होइएगा। ये नोट करिए, ये क्वेश्चन नंबर 1, इसको फिलहाल हम अलग कहीं नोट के ले रहे हैं, आप ना नोट करिएगा। F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R क्यूब इंटू R21 वेक्टर, ये क्वेश्चन 1 है, ये नोट करिए, फिर हम बात। अब क्या Q1 ने Q2 पे फोर्स नहीं लगाया, सर लगाया। तो कैसे लगाएगा, ये ऐसे लगेगा F21, ये नोट कर लिया है ना। अब फोर्स एक्टिंग ऑन किस पर, Q2, किसकी वजह से, Q1 की वजह से, उसी में ना चेंज कर लीजिएगा, ये मेरे पास केवल ऑप्शन है। Q2 पर Q1 की वजह से फोर्स, नाम क्या हो जाएगा यहाँ पर, F21, और यहां तो फॉर्मूला सेम रहेगा। अब देखो डायरेक्शन, देखो ध्यान से, इस फोर्स की डायरेक्शन क्या है, 1 से 2 की तरफ। तो मैंने क्या किया, यहां पर R12 कैप से मल्टीप्लाई कर, तो ये वेक्टर क्वांटिटी बन गई। R12 कैप को R12 वेक्टर अपान R12 मॉड लिख सकते हैं, और R12 मॉड का मतलब भी R होता है, तो R क्यूब हो गया, ये R12 वेक्टर हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 2। समझ में आई बात? जहां पर 1 to 21 अक्कड़ बकड़ ना खेलिएगा, पूछ लीजिएगा। पावनी बात समझ में आ रही है? Yes, sir.
हम बार बार आपसे पूछते रहेंगे, जहां कंफ्यूजन हो दिक्कत कर दीजिएगा, और जिस दिन लगे कि नहीं कुछ बहुत छोटी बात है, लोग क्या कहेंगे, लोग कुछ नहीं कहेंगे, लोगों को कुछ का टाइम होता नहीं है, हमें 2 into 2 = 4 नहीं आता तो नहीं आता। जी सर। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। टीचर्स से पढ़ने का मकसद ही केवल ये होता है कि आप अपनी बात को उससे पूछ सकते हैं। अब जरा यहां तक बात तो समझ में आ गई। जरा इस इक्वेशन 1 और 2 को देखो, एक मिनट, ये भी चेंज करना पड़ेगा, ये भी चेंज होगा। जरा इक्वेशन 1 और 2 को देखो, इन दोनों में क्या चीज चेंज नजर आ रही है? केवल ये R12 और R21 चेंज है। R12 और R21। मैं आपसे कह रहा हूं ए बी वेक्टर और आप कह रहे हैं बी ए वेक्टर, क्या दोनों सेम है? हाँ सेम है, केवल क्या है? Opposite. नेगेटिव। तो आप देख रहे हैं कि एज R12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस R21 वेक्टर, सो F12 इज इक्वल टू माइनस F21। यानी एक्चुअली में ये फोर्स ऐसे लगता है, तो आप लिख दीजिएगा ये वेक्टर फॉर्म तो ये हो गया जाकर के, ये एट लास्ट आपने देखा। इस नियम को देख के कुछ लग रहा है? ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है। ये फोर्स कैसा लग रहा है? ये वैसे ही लग रहा है जैसे हमने आपका गर्दन पकड़ लिया, आपने हमको दिया धक्का मार, हट इधर, दौड़ हट, दौड़ हटाओ, और ना हम हट रहे ना तुम हट रहे, या ये वाला अट्रैक्शन लग रहा है। ये दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं लेकिन दोनों नजदीक नहीं आ रहे, तो ये इस प्रकार का अट्रैक्शन है रिपल्सन है। ये नोट, समझ में आ गई बात? Yes, sir. यस सर। अच्छा, एक बढ़िया सी बात, कूलम्ब्स लॉ नोट कर लिया इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेक्टर्स फॉर्म में बहुत पूछा जाता है। रब करें, Yes, sir. किसी का छूट जाए तो बोल दिया करिए, ठीक है? अच्छा, कूलम्ब्स लॉ कितनी डिस्टेंस तक एप्लीकेबल है? चाहे जितनी डिस्टेंस तक आप फोर्स लगाइए, चार्ज रखिए, कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल है। लेकिन एक शर्त है, कूलम्ब्स लॉ में चार्जेस के बीच की दूरी, एक तो पॉइंट चार्ज होना चाहिए। आपने कहा ठीक है, ये इतना बड़ा फुटबॉल, एक इतना बड़ा फुटबॉल, इसको चार्ज दिया, इसको चार्ज दिया और बहुत नजदीक रख दिए, तो क्या है पॉइंट चार्जेस हैं? नहीं। देखो, पॉइंट चार्जेस का कोई एक्सप्रेशन नहीं है। पॉइंट चार्ज का मतलब चार्ज को जब एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट मारा जाए। अब ये अगर दोनों स्फीयर बहुत दूर रख दिए जाएंगे तो एज ए पॉइंट चार्ज ही ये कंसीडर किए जाएंगे। दूसरी बात, कूलम्ब्स लॉ के में चार्जेस के बीच सेपरेशन कितना होना चाहिए? चाहे जितना सेपरेशन हो, मतलब एक लॉन्ग डिस्टेंस फोर्स है, लेकिन एक शर्त है, इसकी सेपरेशन न्यूक्लियर रेंज से कम नहीं होनी चाहिए। क्यों? न्यूक्लियर रेंज, अगर न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है, आगे आगे आप पढ़ाई जाएगी, वो 10⁻⁻15 मीटर की होती है। ये केवल आपको याद करने के लिए मैं बता रहा हूं। अगर आपने इन दोनों चार्जेस के बीच इतनी डिस्टेंस कर दी कि न्यूक्लियर डिस्टेंस से कम आ गए, यानी न्यूक्लियस की डिस्टेंस, जो न्यूक्लियस की डायमीटर होता है उससे कम आ गए, तो इसमें कूलम्बियन फोर्स लगना बंद हो जाएगा और यहां न्यूक्लियर फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। और न्यूक्लियस में सेम चार्जेस होने के बावजूद भी वे एक दूसरे को रिपेल नहीं करते। आप जानते हैं न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, सुना है ना, और बहुत सारे प्रोटॉन होते हैं, लेकिन वो रिपेल नहीं करते, उतनी छोटी डिस्टेंस में वो अट्रैक्शन सही रहते हैं। तो यानी कि कूलम्ब्स लॉ में अगर आपसे कहा जाए कंडीशन क्या है, तो आप कहेंगे दोनों चार्जेस के बीच जो डिस्टेंस है वो न्यूक्लियर रेंज से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है? दूसरी बात, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है। तीसरी बात, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। चौथी बात, ये शॉर्ट डिस्टेंस फोर्स भी है और लॉन्ग डिस्टेंस फोर्स भी है। लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब होता है कि आप 10⁻18 मीटर, अब जरा आप कैलकुलेशन करो, 1 के ऊपर 18 जीरो, इतने मीटर तक भी चार्ज रखे हुए हैं तब भी उस पर फोर्स काम करेगा, ठीक है? अच्छा, एक चीज और, हमने कहा मीडियम के लिए जो हम डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के यूज करते हैं, हम जब वैक्यूम की बात करते हैं, वैक्यूम में के की वैल्यू 1 लिखते हैं और एयर में भी 1 लिखते हैं, जबकि एयर में
वैल्यू थोड़ी सी, यानी के की वैल्यू वैक्यूम के लिए 1 होती है और एयर के लिए के की वैल्यू 1.0054, मतलब बहुत छोटी होती है, 0.0054। तो हम 1 लिख देते हैं, एक्चुअल में थोड़ा सा चेंज होता है, और मीडियम के लिए के की वैल्यू जो दी हो वो लिखेंगे। तो ये कूलम्ब्स लॉ है, ठीक है। अब लिखिए फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्ज, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इस वर्ड को आपने सुना होगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सुना होगा, सुना है ना, वेव में सुना होगा, 11th में वेव में, ठीक है, लगभग वही है। देखिए फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस का मतलब क्या होता है, मान लिया एक चार्ज है यहां पर Q, और इसके चारों ओर बहुत सारे चार्जेस हैं, एक Q1 रखा हुआ है, एक Q2 रखा हुआ है, एक Q3 रखा हुआ है, एक Q4 रखा हुआ है, इसी प्रकार से बहुत सारे चार्जेस हैं, यहाँ Q1 QN रखा हुआ है। ये सब जो फोर्सेस, जब चार्जेस हैं, ये सब चार्ज एक दूसरे पर फोर्स लगाते, सब एक दूसरे पे फोर्स लगाते। तो अगर मैं कहूं कि इस Q चार्ज पर Q1 कितना फोर्स लगाएगा, तो आप कहेंगे Q1 फोर्स लगाएगा F1। वेक्टर इसलिए हम चढ़ा रहे हैं कि डायरेक्शन पता नहीं क्या हो, अट्रैक्शन रिपल्सन जो भी हो। मैं कहूं Q2 कितना लगाएगा, तो आप कहेंगे Q2 लगाएगा ये F2। Q3 कितना लगाएगा, आप कहेंगे लगाएगा F3। ये रिपल्सन भी हो सकता है, अट्रैक्शन भी हो सकता है। Q4 कितना लगाएगा, तो आप कहेंगे ये लगाएगा F4, और Q1 कितना लगाएगा, आप कहेंगे ये लगाएगा Fn। ये अच्छा, यानी आपने क्या देखा कि ये सभी चार्जेस Q पर फोर्स लगाते हैं, तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा Q पर, वो इन सभी फोर्सेस के वेक्टर सम के इक्वल होगा। यानी अगर मैं कहूं कि रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन Q, रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन Q, तो आप लिखेंगे F वेक्टर इज इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस सो ऑन प्लस Fn वेक्टर, इन सभी का वेक्टर सम होगा। आपको याद होगा जब वेक्टर सम की हम बात करते थे, वहां क्या बताया जाता था कि वेक्टर सम का मतलब डायरेक्शन चेंज होने से साइन बदल जाए, ठीक है, इसलिए वेक्टर लिख दिया गया। अच्छा, अब वैल्यू निकालते हैं। अब डिस्टेंस क्या लिखे हम, तो ऐसा करते हैं Q1 के लिए R1 वेक्टर मान लेते हैं, Q2 के लिए R2 मान लेते हैं, Q3 के लिए R3 मान लेते हैं, इसके लिए R4, इसके लिए Rn मान लेते हैं। मानने को आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, बेहतर होगा R, हाँ 1 ही मान लो, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए Q1/R स्क्वायर, R स्क्वायर बोले तो R1 स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन R1 की डायरेक्शन में है, इसको R1 कैप से मल्टीप्लाई कर दे। इसकी डायरेक्शन चूंकि R1 की डायरेक्शन में है F1, इसको R1 कैप से मल्टीप्लाई कर दे, कोई दिक्कत? हमने क्या कहा था, किसी भी वेक्टर को कन्वर्ट करने के लिए मैग्नीट्यूड को उस जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो अगर मैं R1 कैप से कर दूं तो F1 वेक्टर बन जाएगा। अब कोई बोलेगा नहीं, बोले जो करना हो करो, क्या दिक्कत, जो करोगे हम नोट कर लेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है? अब जरा एक चीज देखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q सब में आएगा। तो ऐसा करते हैं, अपनी सहूलियत के लिए हम इसको ऐसे लिख दें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाहर लिख देते हैं, और Q1 के लिए क्या लिखेंगे, Q1/R1 स्क्वायर इंटू R1 कैप प्लस
Q2 upon R2 square into R2 cap plus so on plus Qn upon Rn square into Rn cap। तो इस प्रकार से वेक्टर होगा। ये है आपका फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्ज। ये हमने माना है कि सभी चार्जेस की वजह से Q पर कितना फोर्स काम कर, Q1 पर भी निकाल सकते हैं। इन सभी की वजह से Q1 पे कितना फोर्स होगा, इन सभी की वजह से Q2 पे कितना फोर्स होगा, जिस पर निकालना होगा इन सभी फोर्सेस को निकाल के और इसको आप वेक्टर मेथड से ऐड कर, ये नोट करिए। एक तरीके से आपका पहला क्लास है ये ध्यान रखिएगा। लॉजिक पकड़ में आया? क्या है ये? एक कैप वेब, ये न्यूमेरिकल में नहीं अप्लाई कर सकते हैं। न्यूमेरिकल दूसरी तरीके से लगेगा, क्योंकि वहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू होगी ना, तो वहां रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो कोई न्यूमेरिकल आएगा तो हम डिस्कस करेंगे। सबने कर लिया? Yes, sir. अच्छा, अब एक दिक्कत आई। दो इलेक्ट्रॉन रखे हुए थे थोड़ी दूरी पे, और एक कुर्सी पे न्यूटन बैठे थे, एक कुर्सी पे कूलाम साहब बैठे थे। कूलाम कह रहे हैं दोनों इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन या रिपल्सन। कूलाम कह रहे हैं दोनों जो इलेक्ट्रॉन हैं उनके बीच फोर्स लगेगा, Repulsion. अट्रैक्शन। और कूलाम और न्यूटन क्या कह रहे हैं? अट्रैक्शन। दोनों ही एक जगह पे बैठे हुए हैं, दोनों में लड़ाई हुई। क्या न्यूटन गलत थे? भाई दो इलेक्ट्रॉन पे मास होता है, हल्का वजन अलग की बात है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे मास होता है। तो मास को अगर कंसीडर करें तो न्यूटन के हिसाब से उसमें अट्रैक्शन फोर्स लगना चाहिए, कूलाम के हिसाब से उसमें रिपल्सन फोर्स लगना चाहिए। तो आखिर दोनों में गड़बड़ हो गया। अब हम कौन सा रूल सही माने? अच्छा, दोनों अगर साथ ना होते, भाई जैसे दो टीचर हैं एक ही सब्जेक्ट के, दोनों साथ नहीं है, आप मेरे सामने बैठे हैं, बोले एपी सर आप बहुत बढ़िया टीचर, अरे वाह 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 वाह, ठीक है, और हम नहीं है, दूसरा कोई है कि नहीं सर ऐसे ही है, हमने कह दिया था ऐसे ही, लेकिन दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। अब बताओ बेटा एपी सर अच्छे कौन सर अच्छे? तो गड़बड़ हो जाएगा। बोले दोनों अच्छे, गड़बड़ करना पड़ेगा। अब मैं दोनों को कंपेयर करने जा रहा हूं। तो कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल, दोनों को कंपेयर किया। कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल, दोनों को कंपेयर किया जाए। ग्रेविटेशनल फोर्स जरा समझिए, दोनों में कुछ सिमिलरिटी भी है और दोनों में कुछ डिसिमिलरिटी। इसमें सिमिलरिटीज क्या है? पहली बात तो सिमिलरिटीज क्या है, ठीक। पहली बात, दोनों में इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो होता है। आपने पढ़ा होगा, न्यूटन ने भी कहा था F प्रपोर्शनेट 1/r स्क्वायर, और कूलाम भी कहते हैं F प्रपोर्शनेट 1/r स्क्वायर। यानी पहली बात, बोथ फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ, दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। अब दोनों खुश, दोनों कुर्सी में बैठे हैं ना आपस में। सेकेंड बात, दोनों में एक में था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो प्रोपोर्शनेट होता है दोनों के चार्ज के प्रोडक्ट के बराबर, और ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोपोर्शनेट होता है दोनों के मास के प्रोडक्ट के बराबर। चलिए ये भी लगभग एक जैसा हम समझ लेते हैं, एक ने चार्ज लिया था, एक ने मास लिया था। तीसरी बात, दोनों फोर्सेस सेंट्रल फोर्सेस हैं, बोथ आर सेंट्रल फोर्सेस। अब सब लोग सोच रहे होंगे कि वाजपेयी जी हमसे ना पूछ लें, हम पूछेंगे। बोथ आर सेंट्रल फोर्सेस
और अगली बात बोथ आर कंजर्वेटिव, बोथ आर कंजर्वेटिव कि नॉन कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव फोर्स। जरा समझिए सेंट्रल फोर्सेस का मतलब क्या होता है? So the line joining the center हाँ, के along very good. act. वेरी गुड। जब दो फोर्सेस एक लाइन पर एक्ट करते हैं, यानी हमने आपके बाल पकड़ के खींचे, आपने हमारे बाल है ही नहीं, मान लीजिए जितने हैं उतने पकड़ के खींचे, ये दोनों एक दूसरे को ऐसे तान रहे हैं। ये एग्जाम्पल लिखिएगा ना एग्जाम में, ये फोर्स क्या हो रहा है, ये इधर इसको घसीट रहा है, ये इधर घसीट रहा है। तो जब फोर्स हमेशा किसी एक लाइन के एलान काम करता है, वो चार्ज के एलान काम कर रहा है, वो मास के एलान काम कर रहा है, तो वो सेंट्रल फोर्स होता है। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? एक नॉन कंजर्वेटिव, एक कंजर्वेटिव, मैं बताऊंगा नहीं। कंजर्वेटिव क्या होता है? 11th की बुक पलटिएगा, उसमें देख लीजिएगा, ये मैं नहीं बताने जा रहा हूं, ठीक है? नेक्स्ट टाइम पे फिर आपसे पूछेंगे कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। तो ये तो दोनों में सिमिलरिटीज है, ये लिखने को नहीं आएगा, ये समझाया जा रहा है जैसे बेसिक आपका गड़बड़ न करे। अब इसमें डिसिमिलरिटी क्या होती है? कंजर्वेटिव कल पूछा जाएगा नेक्स्ट टाइम। अब डिसिमिलरिटी क्या होती है देखो, जरा समझिएगा। डिसिमिलरिटी में पहली बात, डिसिमिलरिटी ये लिख नहीं रहा हूं। पहली बात, ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पर डिपेंड नहीं करता और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पर डिपेंड करता है, पहली चीज। दूसरी बात ये होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स में केवल अट्रैक्शन काम करता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों काम करते हैं। अब क्वेश्चन ये उठा कि दो इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, कूलाम और न्यूटन दोनों साहब बैठे हुए हैं और दोनों डंडा लिए बैठे हुए हैं, तलवार लिए, कि जो गलत बोलेगा जो लड़ाई हो जाएगी। तो जरा समझिएगा, हम पहला केस लेके चल रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन लेके चल रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन आर डिस्टेंस पर रखे थे। मैंने ई और सर मैं भी डिस्कनेक्ट हो गई थी तो थोड़ा सा मेरा मिस हो गया। हाँ, कहाँ तक आप पढ़े बताया था हमने? सर आपने बोला था कि दो इलेक्ट्रॉन्स और न्यूटन और कूलम सर बैठे हैं। हाँ, अभी वही बैठे हुए हैं, ज्यादा डिटेल नहीं बताया हमने। न्यूटन साहब ने कहा था कि दो मास पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और कूलाम कह रहे हैं कि दो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और रिपेल भी कर सकते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट हम लेके चल रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन हम एक दूसरे से थोड़ा दूर रख रहे हैं, ठीक है? अच्छा, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज Q1 है, प्रोटॉन पे चार्ज Q2 है, दोनों पे चार्ज सेम होता है 10⁻⁹ कूलाम। इलेक्ट्रॉन पे मास कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 into 10 to the power 9.1 into 10⁻31 kg। और प्रोटॉन पे मास कितना होता है? 1.67 into 10⁻⁻27 kg। देखिए, अगर हम यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें कि दोनों में, अब आप कहेंगे साहब यहां दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं तो बाई चांस दो इलेक्ट्रॉन भी हो सकते थे, ठीक है? ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे तो आएगा Gm1m2/r²। और अगर इसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएंगे तो आएगा Kq1Q2/r²। जब दोनों को कंपेयर करेंगे आप, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो r² कट जाएगा, यहां पर क्या आएगा? Kq1Q2/Gm1m2। अब जरा देखिए, वैल्यू सबकी रखेंगे, हम नहीं रख रहे हैं। K का मान Q1 Q2 Gm1m2, इसको सॉल्व करेंगे तो तकरीबन आएगा 2.27 into 10⁻39। आप नंबर हटा दीजिए, लगभग 10⁻39। तो आप क्या देख रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 10⁻39 टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या आपने देखा कि जो कूलामियन फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻39 टाइम्स ज्यादा। तो इतना ज्यादा ये फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक
कि ग्रेविटेशनल फोर्स को नेग्लेजिबल मान लिया। ठीक है, ऐसा नहीं कूलम्ब्स वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन इतनी कम छोटी वैल्यू है कि वो नेग्लेजिबल मान लिया जाए। ठीक है, तो ये वैल्यू कभी कभी आ जाती है कि दो इलेक्ट्रॉन या एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच में कूलम्बियन फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स कितना करीब होता है। नोट करिए इसको। इसी प्रकार से दो इलेक्ट्रॉन के बीच निकाल लीजिएगा और दो प्रोटॉन के बीच निकाल लीजिए। प्रोटॉन नोट कर लीजिए फिर। हो गया? यस। सभी ने लिख लिया ना? अब देखिए सेकंड केस ये है कि अगर ये प्रोटॉन होता और ये भी प्रोटॉन होता तो चार्जेस तो सेम रहते, मास दोनों के सेम हो जाते हैं, m1 m2, ये हटा दीजिए। और ये जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये तकरीबन 1.24 इंटू 10 पावर 36 आता है। 1.24 इंटू 10 पावर 36, ये 10 पावर 36 टाइम्स। देखिए दो प्रोटॉन कूलम्ब के हिसाब से रिपेल करेंगे, न्यूटन के हिसाब से अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन 10 पावर 36 टाइम्स हो जाएगा, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर नेग्लेजिबल माना जाएगा। यानी अट्रैक्शन भी है, रिपल्सन भी है, लेकिन रिपल्सन फोर्स इतना ज्यादा है कि अट्रैक्शन फोर्स को डोमिनेट कर दिया। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लिखिएगा ना, एग्जाम आप रास्ते में जा रहे हैं और 10 रुपए का, थोड़ा कम कर दो, 5 रुपए का सिक्का पड़ा हो तो उठाओगे नहीं उठाओगे? लड़के तो उठा लेंगे, लड़कियां वाले ना। 5 रुपए का सिक्का पड़ा हुआ है, उठाओगे नहीं उठाओगे? उठा लोगे? सोचे कैसे बता दे, लड़कियां भी उठा लेती है, ऐसा नहीं है। अब 5 रुपए का सिक्का पड़ा, बगल में बतासे का ठेला भी खड़ा हुआ, 5 रुपए के 4, दिल्ली में कितने का मिलता है? क्या क्या मिलता है? बतासे, अरे गोल गप्पे इसको 40। कहते हैं। 5 रुपए पानी के पूरी। पानी पूरी कहते हैं। कितने का मिलता है? 40। 5 रुपए का कितना मिलता है? कुछ भी नहीं। आई 5 का कुछ भी नहीं। हम लोग नहीं 5 सर। रुपए के 3 मिलते हैं हमारे यहाँ बढ़िया से। ठीक है, 4 भी मिल जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, 3 खाने के बाद जब खा लेते हैं, कहता भैया 5 रुपए के हो जाएंगे, बाद में चालाकी कहते हैं जरा एक मीठा वाला दे देना, तो एक्स्ट्रा हो जाता है। अच्छा 5 का एक भी नहीं मिलता है? नहीं सर। अरे ठीक, 5 का कुछ मिलता है, कंफर्ट मिलते हैं ना, कुछ तो चूरन मिलता है। अब 5 रुपए पड़े हैं और आप जा रहे हैं, बगल में चूरन बिक रहा है खट्टा वाला, और 5 रुपए देखा आपने, वो 5 आपको अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे? नहीं, झूठ ना बोलना, अट्रैक्ट तो करेंगे। अब वो 5 रुपए गोबर के ऊपर पड़े हुए, गोबर के ऊपर थोड़ा धसे भी हैं, आधा आधा बाहर आधा अंदर, तो अब वो 5 रुपए अट्रैक्ट भी कर रहे हैं, बगल में चूरन है लेकिन नीचे गोबर है, रिपल्सन भी है, अट्रैक्शन भी है, कूलम्ब्स लॉ भी है, ग्रेविटेशन लॉ भी है, लेकिन यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ का रिपल्सन ज्यादा है, इसलिए आप 5 रुपए उठाएंगे नहीं। लड़के तो उठा लेंगे, धीरे से 2 डालेंगे। नहीं मतलब मैं बता रहा हूँ, उसको बुरा न मानिएगा। हाँ, तो यानी कुल मिलाकर के दोनों लॉज यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, लेकिन ग्रेविटेशन लॉ यहाँ पर बहुत कम होता है, इसलिए उसको नेग्लेजिबल माना। ठीक है, तो ये बात नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये कूलम्ब्स लॉ का पूरा कंसेप्ट था। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक नई चीज आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड। जरा फील्ड वर्ड पे आइए। आपने ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा हो, ग्रेविटेशन लॉ पढ़ा हो। न्यूटन साहब ने कहा था, एक जनरली हम एक कहानी पढ़ते हैं कि न्यूटन साहब एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे और एक सेब गिरा और सेब नीचे गिरा, और न्यूटन ने ग्रेविटेशन लॉ को एक नया नियम बता दिया ग्रेविटेशन।
न्यूटन का मानना था कि भाई कोई चीज मूव कैसे कर, अगर आप कोई चीज मूव कराना चाहते हैं, मान लिया ये चीज मूव कराना है तो आपको इसको टच करना पड़ेगा ना, ऐसे फोर्स लगाना पड़ेगा, ऐसे लगाना पड़ेगा। लेकिन ग्रेविटेशन में क्या होता है, इसको छोड़ दो अपने आप नीचे चला जाएगा, इसको छूना नहीं पड़ेगा। तो न्यूटन ने कहा कि अर्थ के चारों ओर एक फील्ड है जिसको ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। उस फील्ड में अगर कोई दूसरा पार्टिकल आता है तो फोर्स लगता है, वो अर्थ उसको टच करे चाहे ना करे। उसी प्रकार से हर चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ एक फील्ड होता है। अगर कोई चार्ज मान लिया ये क्यू है तो इसके चारों तरफ एक फील्ड है, वो इनविजिबल है, वो आपको दिख ना रहा हो अलग की बात, लेकिन एक फील्ड है, बिल्कुल जैसे मकड़ी का जाला होता है। इस फील्ड के अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो उस पर फोर्स लगेगा बिना टच किए। इसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ये आपको दिखता नहीं हो अलग की बात। आपने फिल्म एंटरटेनमेंट देखी हो, देखी है ना, या पिक्चरें देखी होंगी जहां पर करंट लगता है किसी को, ऐसे ऐसे करता है ना, तो उसमें लाइंस दिखाई जाती, वही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। या आपने बादल बहुत तेज जो है जब थंडर स्टॉर्म होती है तो आपको एकदम से दिखता होगा बिजली टाइप, वो लगभग वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही समझिएगा। तो किसी भी चार्ज के चारों ओर एक ऐसा फील्ड जिसमें दूसरा कोई चार्ज हम लेकर के आते हैं तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उस फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ये फील्ड कॉन्सेप्ट आया, ओरिजिनेट कहां से हुआ था, न्यूटन के दिमाग से। और कूलाम साहब ने कहा यहां भी एक फील्ड है, दोनों चार्ज एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। ये कैपिटल क्यू चार्ज मान लिया है, ये स्मॉल क्यू चार्ज है, दोनों टच नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसको जैसे यहां लेकर के आए इस पर फोर्स लगने लगा, या तो ये इससे अट्रैक्ट हो रहा है या तो इससे रिपेल हो रहा है। ठीक है, हमने कैसे एक्सपीरियंस किया, हमने क्या किया, यहाँ एक स्प्रिंग बैलेंस लगा दी, देखिए, और एक किनारे ये चार्ज रखा, एक किनारे ये चार्ज रखा, और देखा ये स्प्रिंग थोड़ा सा स्ट्रेच हो रही थी। क्यों हो रही थी भाई, इसका मतलब ये चार्ज इस चार्ज को धक्का मार रहा था, रिपेल कर रहा था, जबकि ये चार्ज इस चार्ज को टच नहीं कर रहा है, इसके बावजूद धक्का मार रहा है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो लिखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, द स्पेस अराउंड एनी चार्ज, the space around any charge capital Q, the space around any charge capital Q in which another charge small q, the space around any charge capital Q in which another charge small q experience a force experience a force is called electric field, is called electric field। इसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि अगर कोई कैपिटल क्यू चार्ज रखा जाए तो उसके चारों ओर एक फील्ड क्रिएट हो जाता है, उस फील्ड के अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज हम लेके आते हैं तो उस पर फोर्स लगता है, उस फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत कितनी होगी, कैसे निकालेंगे ताकत, तो लिखिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक मिनट इसमें लिख दीजिएगा, कैपिटल क्यू यहां पर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज। और स्मॉल क्यू इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है वो चेक करने के लिए आया है, टेस्ट करने के लिए आया है, इसलिए इसका नाम रखेंगे टेस्ट चार्ज। तो कैपिटल क्यू यहां पर सोर्स चार्ज है और स्मॉल क्यू टेस्ट चार्ज। कहीं कहीं पर स्मॉल क्यू सोर्स चार्ज होता है और टेस्ट चार्ज को क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, आगे चल के क्यू नॉट ही हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो कैपिटल क्यू यहाँ सोर्स चार्ज है और स्मॉल क्यू यहाँ पर टेस्ट चार्ज, क्योंकि टेस्टिंग के लिए आया है। अब इसकी इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, ताकत कैसे निकालेंगे, तो लिखिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो,
ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे बना रहे हैं, ऐसे रफली बना रहे हैं, आप ना बनाइएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी ने क्रिएट किया होगा, हमको नहीं मालूम किसने क्रिएट किया। अब कोई टेस्ट चार्ज यहां पर लेकर के आए, हम टेस्ट चार्ज को लिखेंगे Q नॉट, तो इस पर फोर्स एक्ट करेगा। तो किसी टेस्ट चार्ज पर अगर फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज को उसकी इंटेंसिटी कहते हैं। तो लिखिएगा इंटेंसिटी, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ब्रैकेट लीजिएगा कैपिटल ई। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is the force experienced by a unit test charge, और टेस्ट चार्ज को लिख दो Q नॉट, by a unit test charge placed in electric field, the intensity of electric field is the force experienced by a unit test charge Q naught placed in electric field, given by डैश करके नीचे लिखिए जरा फार्मूला। क्या हमने बताया, जरा जो हमने बताया वही बताइए। हमने क्या कहा, किसी भी टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगता है अपॉन टेस्ट चार्ज का जो वैल्यू होती है उसी को इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। एक बढ़िया सी बात जरा समझिएगा, सावधान। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया, किसने किया? कैपिटल क्यू चार्ज ने क्रिएट किया। इसकी ताकत को चेक करने के लिए एक टेस्ट चार्ज लाया गया। क्या ये टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं करेगा? क्या ये टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं करेगा? करेगा। अब जरा समझिएगा, ताकत किसकी आपको एक्सपीरियंस करनी है? कैपिटल क्यू की, और ये इससे ज्यादा ताकतवर है। अब जैसे हमको अपनी ताकत करना, आप मैं एपी वाजपेयी आजा, तो कैसे आप एक्सपीरियंस करेंगे? कोई एक आदमी भेजेंगे मेरे पास, कोई भेजेंगे और हम उसको धक्का मार उसको जाके गिर जाएगा, वाह भाई वाह बहुत बहादुर है। अब मान लिया जिसको आपने मेरे पास भेजा वो हमसे 2 गुना है, 1.5 गुना सही, तो उसको आप करेंगे तो हम उल्टा हम गिर जाएंगे नीचे। तो ताकत किसकी एक्सपीरियंस करेंगे आप, मेरी या उसकी? ताकत किसकी आप चेक कर पाएंगे? मेरी चेक कर पाएंगे? उसको धक्का मारेगा हम गिर जाएंगे, हम ही धक्का मारेंगे हमें गिर जाएंगे। तो देखिए जो टेस्ट चार्ज लेके आ रहे हैं ना, उसकी वैल्यू बहुत छोटी होनी चाहिए, लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0। समझ में आ रही बात नहीं आ रही? भाई किसी की ताकत चेक करनी है और उसके लिए जो टेस्ट चार्ज लेके आओगे उस टेस्ट चार्ज की वैल्यू वेरी स्मॉल होनी चाहिए, क्योंकि इसकी अगर ताकत बहुत ज्यादा हो जाएगी ना तो ये अपना खुद का फील्ड क्रिएट कर रहा है। ये कहेगा हमारी ताकत छोड़ो, आप भागो भाई साहब, अपना काम करो। तो इसलिए ये जरूरी है। समझ में आ रही बात नहीं आ रही? तो ये Q नॉट जो है वो टेंड्स टू 0 है। इसको लिखने का तरीका मैथमेटिक्स वालों को लिमिट पड़ी होगी, तो इसको लिखते ऐसे हैं, F अपॉन Q नॉट, और यहां लिख देते हैं लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0। मतलब Q नॉट 0 नहीं है लेकिन टेंड्स टू 0 है। इसकी ताकत बहुत कम होनी चाहिए, Q नॉट की वैल्यू स्मॉल होनी चाहिए। समझ में आई बात? अब लिखिए, अब एक बढ़िया सी बात समझ लीजिए, एक नोट करके अपने समझने के लिए। ये नोट वाली बात बाद में कराएंगे, अभी नहीं करा रहे हैं। अब लिखिए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। Intensity of electric field due to
पॉइंट चार्ज। ये टेस्ट चार्ज वाली बात समझ में आ रही नहीं आ रही? Q नॉट टेंड्स टू 0 आगे लिखा है। हम हमारे परिचित हैं, उनके यहाँ एक देसी कुत्ता पला हुआ है। अब कुत्ते का एक फील्ड होता है ना, कुत्ता फील्ड, और बगल में एक जर्मन शेफर्ड पला हुआ है। तो वो करते क्या थे, रोज जाते थे, जर्मन शेफर्ड वाला गेट बंद रहता था और उसके सामने जाते थे, खूब कस के डांट के आते जर्मन शेफर्ड को रोज, और घर में आकर के बड़े खुश होकर अंदर एंट्री करते थे कि जानते हो कि मैंने जर्मन शेफर्ड को डांट दिया। एक दिन भाई साहब बाहर निकले और जैसे उसके गेट के सामने पहुंचे, उसका गेट खुला हुआ था, जर्मन शेफर्ड साहब बैठे हुए थे। अब ये जैसे पहुंचे, ये तो टेस्ट चार्ज थे, ये अपना फील्ड क्रिएट कर रहे थे, गेट खुला हुआ था। अब जर्मन शेफर्ड साहब बाहर निकल आए। अब बाहर निकल आए, फिर इनकी स्थिति क्या हुई है, उसने जितना पुराना बदला था सब ले लिया, उनको गिरा गिरा मारा। अब भाई साहब घर में को करके आए। अब घर वाले समझ नहीं पाए रोते हुए क्यों आया। बाद में पता चला कि ये जो टेस्ट चार्ज था ना, मरगिला देसी वाला, ये उस वाले फील्ड से भिड़ के आया, आवाज पटक दिया गया। अब दूसरे दिन से भाई साहब करते क्या है, तब से अब गेट के बाहर अपने निकलते हैं और ऐसे झांकते हैं उस वाले गेट पे, और यहीं से अपना फील्ड क्रिएट करते, वाह करते अभी भी हैं, देसी वाले हैं ना, लेकिन उसके सामने नहीं जाते। यानी कि अगर जर्मन शेफर्ड की ताकत आपको बतानी है, या तो उसके सामने जो चार्ज होगा वो बहुत इस्तेमाल होना चाहिए। एग्जाम्पल लिखिएगा नहीं, ये आपको जगाने के लिए था क्योंकि नींद आ रही होगी आपको। अब लिखिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पहले इसका मतलब समझ लीजिए। देखिए हमने कहा कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी ताकत निकाली। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को किसने क्रिएट किया? एक पॉइंट चार्ज ने क्रिएट किया। अभी इसके पहले वाले टॉपिक में वो जो पॉइंट चार्ज था ना, वो पर्दे के पीछे छुपा हुआ था, अभी वो बाहर आ गया है। तो अब एक पॉइंट चार्ज है प्लस Q, इसने अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट कर रखा है, और ये एक O पॉइंट पे रखा हुआ है, और इससे R डिस्टेंस पर इसने जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया है उसकी इंटेंसिटी निकालनी है P पॉइंट पर। तो इस हेडिंग का मतलब समझिए आपको करना क्या है। तो लिखिएगा लेट अ पॉइंट चार्ज प्लस Q is placed at the point O. Let a point charge plus Q is placed at the point O, and there is a point P, and there is a point P at distance R from O, and there is a point P at distance R from O, at which the intensity of electric field is required. At which the intensity of electric field is required. अब जरा समझिएगा, यहां पर इसकी ताकत निकालनी, क्या करना पड़ेगा? एक टेस्ट चार्ज यहां पर लेके आना पड़ेगा, और वैसा ही टेस्ट चार्ज हम लेके आए। अब आप कहेंगे माइनस क्यों नहीं लिखते हैं? आप देखो यहां पर ज्यादातर किसी की ताकत निकालने के लिए हम लड़ाई ही करवाते हैं कि दोनों लड़े मरे, फिर देखेंगे कौन जीतता है। वाह बहुत लड़ रहे थे, देखो पिट के आ गए हो। तो लड़ता कौन है? जिनका चार्ज सेम होता है, उसमें रिपल्सन होता है। इसलिए ज्यादातर हम ताकत निकालने के लिए प्लस की बात करें, यानी रिपल्सन की बात करें। ठीक है, देखिए अब P पे हमने यहाँ पर चार्ज रखा। अब बताइए दोनों एक दूसरे फोर्स लगाएंगे, माने फोर्स कितना F, तो फोर्स कितना लगेगा इस पर? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक मिनट, देखिए अभी हमने एक बात यहां नहीं की, यहां मीडियम क्या है ये नहीं किया। तो आप जब भी कोई डेरिवेशन करेंगे, आप ये मान के चलेंगे कि भाई चार्ज जहां रखा हुआ है वहां एक मीडियम है। वाटर हो सकता है, ग्लास होता है, हो सकता है माइका हो सकती है, और उस मीडियम का कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो हमने मान लिया इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो हमारे डेरिवेशन में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K आएगा इंटू Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। तो ये तो फोर्स लग गया। अब अगर मुझे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है,
इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? E इज इक्वल एफ अपॉन क्यू नॉट। तो यहाँ इसको क्यू नॉट से डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो जब इसको क्यू नॉट से डिवाइड करोगे तो क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया। E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। हम वेक्टर नहीं चला रहे। और वैक्यूम में, इन वैक्यूम एयर को मान सकते हैं, जबकि एयर वैक्यूम होती नहीं है और एयर में के की वैल्यू 1 नहीं होती, लेकिन बहुत छोटी होती है, इसलिए उसको 1 मान लिया जाता है। एयर में के की वैल्यू 1 होती है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका इस चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखिए। न्यूमेरिकल बेस पे बहुत है और आगे इसका इस्तेमाल बहुत है। ये हेडिंग का मतलब समझना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकालना क्या है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड कोई चार्ज क्रिएट कर रहा था पर्दे के पीछे से, वो ये सामने आ गया है, भाई साहब मैं हूं, आई एम क्रिएटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, वही पॉइंट चार्ज। मेरी ताकत को पहचानिए, तो उसकी ताकत के लिए क्यू नॉट को लेके आए और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। हो गया? पावनी Yes, बात समझ में आ रही है? यस जहां कंफ्यूजन हो पूछ जरूर लीजिएगा। मतलब पावनी मतलब ऑल द गर्ल्स, अर्नो मतलब ऑल द बॉयज, मतलब वो नाम में सब गर्ल्स शामिल है। इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क। अब जरा समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? क्या होती है? जो लोग पढ़ चुके बताएं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? Radially outwards. चार्ज के हिसाब से बताओ ना। but towards the charge produced by. So positive to negative. पॉजिटिव टू नेगेटिव याद रखिएगा, आपकी बात से आप ही को फंसाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस से दूर होती है, माइनस की ओर होती है। प्लस टू माइनस मत याद रखिएगा। दिक्कत कहाँ आएगी, हाँ वहां हम बात करेंगे जब दिक्कत आएगी। तो देखिए डायरेक्शन क्या होती है? प्लस से दूर। रेडियली आउटवर्ड तो होती है, इनवर्ड भी तो हो सकती है ना अगर नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस से दूर होगी, इसी डायरेक्शन में। तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें आप, इन वेक्टर फॉर्म में, तो जिस डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड है उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। यानी इन वेक्टर फॉर्म E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। जो लोग इंजीनियरिंग के हिसाब से अपनी तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान रखिए, वेक्टर फॉर्म बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है। हर जगह वेक्टर फॉर्म जोड़ देते हैं, उससे थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाता है। ठीक है, इसलिए वेक्टर फॉर्म ध्यान रखिएगा। जो प्लस टू माइनस याद किए हैं उनको मैं फंसाऊंगा अपनी बात में। जब एक पॉइंट आएगा फिर उनसे हम पूछेंगे, आप बताओ बेटा प्लस टू माइनस कैसे होगा? प्लस से दूर माइनस की ओर। अच्छा, समझ में आ गई बात? अब बहुत सारे चार्ज रखे हों तो सबके सबके अपने अपने फील्ड होंगे। ठीक है, तो अगर बहुत सारे चार्जेस हों, उनका एक रिजल्टेंट फील्ड निकालना हो, इसको कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो हमने बहुत सारे चार्ज रखे। हमने कहा एक चार्ज यहां रखा है प्लस Q1, एक चार्ज यहां रखा है प्लस Q2,
एक चार्ज यहाँ रखा है प्लस Q3, माइनस भी हो सकता है, फिलहाल हम प्लस मान के चल रहे हैं। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमेशा डायरेक्शन दिखता है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमेशा डायरेक्शन देखी जाती है। डायरेक्शन क्या बोले, प्लस से माइनस मत याद करिएगा, प्लस से दूर माइनस की ओर, ठीक है। तो देखिए और ये पॉइंट है P, जहां पर Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है इस प्रकार से E1, Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है इस प्रकार से E2, Q3 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है इस प्रकार से E3, इसी प्रकार से चार्ज Qn भी हो सकता है और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है En। हमने डायरेक्शन देखी है सब, ठीक है। तो अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सब में आएगा। तो अच्छा Q1 से दूरी R1 मान ली, Q2 से R2 मान ली, Q3 से R3 मान ली और Qn से Rn मान ली, तो ये आएगा Q1/R1 स्क्वायर इंटू R1 कैप। क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर होगा वो एक्चुअली में ऐसे होगा, E इज इक्वल टू इनका सबका वेक्टर सब E1 प्लस E2 प्लस सो ऑन प्लस En। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर हो जाएगा, Q1/R1 स्क्वायर इंटू R1 कैप प्लस Q2/R2 स्क्वायर इंटू R2 कैप प्लस सो ऑन प्लस Qn/Rn स्क्वायर इंटू Rn कैप। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। न्यूमेरिकल लगाते वक्त मैथमेटिकली इसको कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यहां पर E1 E2 को आप एरो बना सकते हैं डायरेक्शनल, है। समझ में बात आ रही होगी। न्यूमेरिकल में इसको दूसरी तरीके से लगाया जाएगा, इसलिए इसको मैथमेटिकली लगाया जाएगा। हो गया, बोल दिया करो भाई। Yes, sir, noted. यस अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम शो करने जा रहे हैं। लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाने जा रहे हैं। इनका कभी कभी एग्जाम में बन के आती है और आपको चार्ज को पहचानना पड़ता है, कभी कभी बनाना पड़ता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सबसे पहला केस लेंगे पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए, फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज इसलिए कह रहे हैं कि मतलब एक जगह पॉइंट पे चार्ज है। देखो अगर ये प्लस कोई चार्ज रखा हुआ है, इसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इसके रेडियली आउटवर्ड होगा, ये तो मालूम है ये, और ये प्लस से दूर होगा, प्लस से दूर होगा। यहां पर एरो दूर तरफ बनाया जाए तो ये रेडियली आउटवर्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाने का तरीका होगा, प्लस से दूर। इसमें लिखेंगे रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, बना लिया। यस अगला लिखेंगे ड्यू टू नेगेटिव पॉइंट चार्ज। तो सेम होगा, केवल जो डायरेक्शन होगी ना वो अंदर की तरफ हो जाएगी, नेगेटिव की ओर, यानी ये इनवर्ड हो जाएगी। तो ये आएगा रेडियली इनवर्ड हो जाएगी, इनवर्ड, पॉजिटिव से दूर नेगेटिव की ओर।
ये नेगेटिव वाला हो गया। अब अगर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं तब क्या होगा, ये बना लिया होगा। अगला है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। फील्ड लाइन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक उसमें शामिल है। फील्ड लाइंस ड्यू टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, अपोजिट चार्जेस। तो जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज, दोनों इक्वल अपोजिट है, तो यानी कि प्लस से दूर माइनस की ओर, यानी प्लस से निकलेंगी और माइनस में टर्मिनेट हो जाएंगी। ये प्लस से माइनस की ओर, ये प्लस से माइनस की ओर, ये प्लस से माइनस की ओर, ये प्लस से, ये ऐसे, ऐसे ये आई है, ऐसे ये एंट्री भी है, ये आई है ऐसे, ये एंट्री भी है, ये आई है ऐसे, ये एंट्री भी है, ये आई है ऐसे, और एक काली ये एंट्री भी है। तो प्लस से बाहर की ओर एरो बना दो और निगेटिव की ओर एरो बना दो, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। ठीक है, अगर दो इक्वल पॉजिटिव चार्ज हो तो अगला लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस, टू इक्वल पॉजिटिव चार्ज, दोनों पॉजिटिव है। ये क्वेश्चन आता जरूर है एक बोर्ड में। क्या पूछते हैं, या तो आपसे ये हेडिंग पूछेंगे आप बनाओ, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनी होंगी और आपसे चार्ज पूछेंगे जो हमने बनाया है लाइंस, ये एक्चुअली में किस चार्ज की वजह से। देखो जरा, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव चार्ज। जरा सावधान, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकली, यहां से निकली, और जैसे ही दोनों के आमना सामना हुआ वैसे एक दूसरे को अटेट करेंगे, Repel. यानी यहाँ पे आके रुक जाएंगे, अब आगे नहीं बढ़ सकते ना। दोनों का फील्ड, जैसे दो हीरो नहीं होते हैं एक जगह आमने सामने खड़े हो जाते हैं, ऐसे मारते नहीं एक दूसरे को, तो दोनों को मालूम ये नहीं क्लियर हुआ था कि हम इसको पटक देंगे हमको पटक देगा, तो यहां पर दोनों का फील्ड जीरो हो जाता, न्यूट्रल। यहां से लाइन निकली, जैसे ही निकली सामने पॉजिटिव दिखा तो ऐसे मुंह दिखा करके भाग गई, क्योंकि इधर जा नहीं सकती ना, ऐसे भाग गई। ये रिपेल हो रही है, ऐसे ऐसे भाग जाती, ऐसे भाग जाती, ऐसे भाग जाती, ऐसे भाग जाती, ऐसे भाग जाती। अब इधर तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इस प्रकार से ये आपका जो बीच का पॉइंट है ये न्यूट्रल पॉइंट। यहां पर अगर आप खड़े हो जाइए, यहां दोनों में कोई फोर्स यहां नहीं लगाया किसी का, ठीक है। ये जो एन पॉइंट है ये न्यूट्रल पॉइंट है, न्यूट्रल पॉइंट है। तो ये दो पॉजिटिव चार्ज अगर एक पास रखे हुए हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हो गया, यस सर। पॉइंट है। अब लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिवली चार्ज प्लेन कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू, अगला है फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेन कंडक्टर, प्लेन कंडक्टर। जरा पहले कंडक्टर के बारे में बात करते हैं, ये बस वाला कंडक्टर नहीं, ये वाला कंडक्टर है इंसुलेटर का
दुश्मन कंडक्टर। किसी कंडक्टर को चार्ज देने पर क्या होता है? किसी कंडक्टर को चार्ज देने पर क्या, चार्ज का क्या होता है, कैसे चार्ज मूव करता है? तो वो सरफेस पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। क्यों 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 क्यों? ये नहीं पता। अब जरा समझिएगा, कोई बताएगा? इन्होंने कहा सरफेस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्यों होता है भाई? लॉजिक क्या है? सर क्योंकि कंडक्टर्स यूजुअली मेटल्स होते हैं, उनमें मेटालिक बॉन्डिंग होती है, तो उनमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बहुत स्मूथली हो जाता है। तो बाहर ही क्यों भेज देते? भैया अंदर तो जगह होती ना, क्लास के अंदर जगह बाहर का लिखते। अंदर जगह लिमिटेड होगी, तो अगर बाहर से इलेक्ट्रॉन डालेंगे अरे तो चले कुछ लिमिटेड निकलना है तो चाहिए। थोड़े, अरे थोड़े इलेक्ट्रॉन रोक लो ना, 10 20 50 100 200 तो रुक सकते हैं ना, सब बाहर भेज देते हैं। कोई बताएगा आंसर? समझिए, आपका क्लास कंडक्टर है, क्लास में 25 सीटें पड़ी हैं, कंडक्टर। एक स्टूडेंट बैठा हुआ है, इलेक्ट्रॉन दूसरे को हमने भेज दिया, जाओ बैठो जाकर के। जो पहले वाला बैठा है वो दूसरे वाले को क्या करेगा? रिपेल। वो तो घुसने नहीं देगा उसको, लेकिन हम तो डंडा लिए खड़े हैं, चल अंदर बैठ जा करके, क्यों नहीं बैठा रहे हो? तो घुस गया जाकर के, तो जो पहले से वो क्या करेगा? वो थोड़ा खिसक जाएगा ना, क्योंकि रिपेल कर रहा है ना, तो खिसक जाएगा। तीसरे को भेजा, चलो तुम भी जाओ, वो और खिसक जाएगा। कहां तक खिसकेगा वो? हम उसमें स्टूडेंट अंदर जाते ही जा रहे हैं, क्योंकि बहुत स्टूडेंट कम आए थे, बारिश बहुत हो गई थी, तो टीचर ने कहा था कंबाइंड क्लास पढ़ा दी, तो ABCD बहुत सारे क्लासेस एक साथ मर्ज कर दिए गए। अब हम क्लासेस को अंदर ले जा रहे हैं और ये सब रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को, तो ये धक्का मार रहे हैं, सबको रिपेल कर रहे हैं, तो ये सब दूर भागने की कोशिश करते हैं। अब किसी कंडक्टर में अगर दूर भागेगा भी चार्ज, तो कहां तक जाएगा? वो उसके सरफेस तक जाएगा, नहीं जाएगा? सरफेस तक Yes, जा sir. सकता है ना, उसके बाहर नहीं जा सकता है। उसके बाहर भी जा सकता है, कैसे जाएगा बाद में बात। फिलहाल बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि बाहर है एयर, और एयर है इंसुलेटर वो बाहर चार्ज को जाने नहीं देगी, इसलिए चार्ज अधिकतम वो एक तो सरफेस पे इसीलिए चले जाते हैं। तो अर्णव साहब बात समझ में आई? यस सर। दूसरी बात, इक्वल डिस्टेंस पे क्यों रहती है? क्योंकि अगर डिस्टेंसेस अलग अलग हो जाएंगे ना, तो उनके बीच में रिपल्सन फोर्स कम ज्यादा होगा, तो वो मूवमेंट करते रहेंगे। तो वो तब तक मूवमेंट करेंगे जब तक रिजल्टेंट फोर्स 0 ना हो जाए। तो चूंकि रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाता है, तो वो सेम डिस्टेंस पे रहता है। अच्छा, यही नॉन कंडक्टर होता, तो नॉन कंडक्टर में क्या इलेक्ट्रॉन नहीं होते? क्या जो नॉन कंडक्टर होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते? होते हैं। तो होता क्या उसमें? हमने कहा बैठ जाओ, बैठ गए, बोले बैठ जाओ। जहां पे इलेक्ट्रॉन को बैठा दिया, अगले वाले ने को ना उनको अटेंड किया ना रिपेल किया, चुपचाप बैठा दिया, कोई दिक्कत, बैठे रहे, ठीक। अरे भाई साहब उधर बैठ जाओ जाओ, अरे चलो हम किसके जा रहे हैं, बड़े सीधे साधे होते हैं। तो नॉन कंडक्टर में जितना चार्ज दोगे उसके अंदर ठूस ठूस के भर जाएगा, वो सरफेस पे नहीं जाएगा, जहां रखोगे वहीं पे एडजस्ट। तो कंडक्टर में भी इलेक्ट्रॉन मूव करता है, नॉन कंडक्टर में भी इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन नॉन कंडक्टर में हर तरफ होता है, कंडक्टर पे सरफेस पे चला जाता है। तो लॉजिक समझ आया, सरफेस पे क्यों जाता है? अब देखो ध्यान से, ये आपकी नॉन कंडक्टर प्लेट है, ये सॉरी ये कंडक्टिंग प्लेट है, थप्पड़ नहीं हमारा, कंडक्टिंग प्लेट है। हमने इसको, ये प्लेट है, ये प्लेट है, हमने कहीं से एक चार्ज लिया, एक प्लास्टिक की या कांच की शीट ली, और हमने इसको ऐसे ऐसे रगड़ा, इसमें चार्ज आ गया, इसको टच करा दिया, चार्ज इसमें आ गया, फिर इसको रगड़ा, फिर टच करा दिया, फिर इसको रगड़ा, फिर टच करा दिया, यानी इसको हम चार्ज कर रहे हैं। चार्ज करने का हमारा तरीका कुछ भी हो सकता है, हम कंडक्शन से कर सकते हैं, हम कन्वेक्शन से कर सकते हैं, हम इसको किसी तरीके से चार्ज करें, तो चार्ज इसमें बाहर सरफेस में इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स चार्ज पे 0 होना चाहिए। ये है प्लेट, इसके बाहर आ गया सरफेस पे, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी होगा और इधर भी होगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर मैंने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया है, नेगेटिव दिया होगा तो इन्वर्ट हो जाएगा। तो ये किसी कंडक्टर प्लेट में चार्ज शो करने का तरीका है।
तो कैसा लगा कंसेप्ट? बहुत अच्छा। सबको बहुत अच्छा लगा? अरे सब लोग सोच रहे हैं अच्छा बोल देते, क्या दिक्कत बोल, बहुत अच्छा, वाह क्या इंटरेस्ट है, क्या इंटरेस्ट आया है जी, बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, वाह। क्योंकि चेहरे का एक्सप्रेशन दिख नहीं रहा ना, वो तो चेहरे से पहचान जाते हैं। जैसे वो क्लास में जो हैव यू गॉट इट, सब बोले यस सर, सब बोल देते हैं। और किसी को खड़ा कर दो, कहते हो क्या आपको समझ, तो क्या बोलेगा, सर दिस आई हैव नॉट गॉट। तुमका क्यों आपने बोला था गॉट? तो खैर सबको समझ में आया होगा ना? पावनी बात समझ में आई आज की? यस सबको बढ़िया बढ़िया समझ में आया? यस सर। अच्छा, Yes, sir. Yes. अब एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, 5 मिनट उसको देंगे, उस टॉपिक को एक प्रोसीड कर दें, फिर अगले में एकदम से लेके उसको दौड़ेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल, अगला हेडिंग देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बात की जाएंगी, अभी हम नहीं कर रहे हैं फील्ड लाइंस के बारे में बात, वो हम बात करेंगे जब गॉस थ्योरम पढ़ाएंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल, अच्छा एक क्या कोई कंडक्टर, सही, कोई चार्ज कंडक्टर किसी अनचार्ज कंडक्टर पे फोर्स लगा सकता है? क्या कोई चार्ज पार्टिकल है, किसी अनचार्ज शीट बाहर रखी है, उस पर फोर्स लगा सकता है? ऐसे मैं पूछ रहा हूं, क्या कोई चार्ज पार्टिकल है, वो किसी एक पास में एक अनचार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, क्या उस पर फोर्स लगा सकता है? Yes, sir. इन्होंने यस बोला, ये अक्सर सही बोलते हैं, अक्सर बोलते हैं लेकिन गड़बड़ हो जाता है। कोई और आंसर देगा, क्या कोई चार्ज पार्टिकल किसी अनचार्ज पे फोर्स लगा सकता है? मैं ग्रेविटेशन की बात नहीं कर रहा हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर रहा हूं। बताइए भाई, पाउनियन ग्रुप, बोलिए, आप लोग बोला करिए भाई। सर मुझे तो यस ही लगा था, हैं? मुझे भी लगा था हाँ हो सकता है। नहीं लगा था नहीं होता है, मुझे लगा था हाँ बोल देते हैं, नहीं हाँ बोल देते, और नहीं बोल देते नहीं क्या? सर क्योंकि अगर डिस्टेंस So body की size पे depend करेगा. डिस्टेंस चलिए पे भी तो कर सकता है। साइज छोटी कर दी तो सर चार्ज के मैग्नीट्यूड भी डिपेंड करेगा। ये दूसरा तो अनचार्ज है, सर बट यस फोर्स लगेगा। क्यों? सर क्योंकि वो अनचार्ज बॉडी के पार्टिकल्स को पोलराइज कर देगा। ये बात सही है। अब सुनिए ध्यान से, सबसे पहले क्या हुआ, ये चार्ज बॉडी है, बॉडी के बारे में बात कर, इस पे मान लिया नेगेटिव चार्ज है, और ये अनचार्ज बॉडी है, तो ये इसको पोलराइज करेगा, ये नेगेटिव चार्ज इसके पॉजिटिव को उपयोग खींचेगा, तो इसका एक पार्ट पॉजिटिव हो जाएगा और इसका दूसरा सिरा नेगेटिव। अब क्या होगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव फोर्स लगाएंगे, ये नेगेटिव फोर्स लगाएंगे। ये डिस्टेंस r1 है, ये डिस्टेंस r2 है, दोनों डिस्टेंस अलग अलग हैं, इसलिए नेट फोर्स 0 नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन लगे या रिपल्सन, यानी कि कोई भी अनचार्ज चार्ज पार्टिकल फोर्स लगा सकता है। तो इसका मतलब कूलम्ब्स लॉ यहाँ गलत है, कूलम्ब्स लॉ यहाँ पर गलत हो गया ना, ये तो अनचार्ज था, इस पे चार्ज था ही नहीं, तब भी फोर्स लग रहा है। तो कूलम्ब्स लॉ तो पॉइंट चार्ज के लिए यूज होता है ना? यस, अगर मैं यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ को मैं गलत नहीं कह सकता, कूलम्ब्स लॉ यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। अगर ये पॉइंट चार्ज होता और ये बिल्कुल एक जगह चार्ज हो जाता, एक पॉइंट पे होता, वो पोलराइज नहीं होता, एक पॉइंट पे वो पोलराइज नहीं हो सकता। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? जरा पोलराइज का मतलब समझिएगा, कहीं कार्यक्रम हो रहा है, वह हीरो हीरोइन आई हुई है, मम्मी पापा दोनों गए अलग अलग बैठे हुए, तो पापा उधर देखेंगे इधर और मम्मी उधर देखेंगी, अब दोनों एक साथ बैठे हुए, पॉइंट चार्ज, देखे पापा उधर जरा, तो जैसे उधर की इधर, हाँ देख रहे, इधर देखो शाहरुख खान नाच रहे हैं, उधर देख रहा, तो वो पोलराइज नहीं हो सकते। तो चूंकि पॉइंट चार्ज होगा तो ये पोलराइज नहीं होंगे, इसलिए तब कूलम्ब्स लॉ सही। अब अगर एक पॉइंट पे होता नेट चार्ज 0 तो पोलराइज नहीं होते, तो यहाँ कूलम्ब्स लॉ भी सही है और न्यूटन सॉरी मतलब कूलम्ब्स लॉ भी यहाँ एप्लीकेबल हो सकता है। ठीक, तो कैसा लगा चैप्टर?
नेक्स्ट टर्म पे डाइपोल के बारे में बात करेंगे। दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस थोड़ी दूरी पर रखे जाएंगे और उन पे कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कैसे उसको बिहेव करेंगे, थोड़ा टेक्निकल चीज होगी। देखो इसके नोट्स जरूर बना लीजिए। अगर आपने लिख लिया पहले से फिर बना लीजिए, क्योंकि हम बार बार कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब मैन कहेंगे तो लड़कियां समझेगी तो मैन के लिए कहा गया, हम लोग तो गर्ल है, वो गर्ल के लिए भी है, ह्यूमन बीइंग के लिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड राइटिंग मेक्स अ मैन। लिखने से एग्जैक्टनेस आती है। ठीक है, आप मानेंगे या ना माने, मैं खुद नोट्स बनाता हूँ, ये मेरी कॉपी रखी हुई है, गंदी राइटिंग है, ठीक है, ये पिछले साल के नोट्स बने हुए हैं और ये फिर आपको पढ़ाने के लिए फिर हमने पॉइंट्स बनाए हैं, कौन कौन पॉइंट्स आपको पढ़ाने, तो पॉइंट्स लिखता जरूर हूँ, ठीक है। और अगले साल ये डायरी नहीं होगी, दूसरी कोई और होगी, फिर लिखेंगे। तो इसलिए जरूरी है कि आप नोट जरूर बनाए। पावनी, कैसा लगा चैप्टर आज का? लेफ्ट हो गई क्या? कैसा लगा चैप्टर? नहीं, अच्छा लगा, समझ में आया। समझ में तो सबको आएगा। देखिए इसमें ये ना बता, समझ में, मैं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है मतलब आप समझ नहीं रहे, हम तो अच्छे ही समझा रहे हैं। भाई हम क्यों निगेटिव, पॉजिटिव। आजकल पॉजिटिव कहने में बड़ा डर लगता है ना, पॉजिटिविटी कम होनी चाहिए, लेकिन हम तो सोचेंगे मैं अच्छे पढ़ा, ठीक है। जैसे सर से कहते हैं कि बच्चों से पूछे समझ में आ रहा, तो सर कहते हम ये नहीं पूछेंगे समझ में आ ही रहा हो। कोई कंफ्यूजन किसी को तो डिस्कस करेगा। नेक्स्ट टर्म पे इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बात करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाने के बाद हम गॉस थ्योरम के पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल जुड़ा हुआ है, फिर गॉस थ्योरम। ठीक है, ओके, गुड नाइट एंड बेस्ट ऑफ लक। अपना ध्यान रखिएगा और ध्यान ही रखिएगा, ही कह सकते हैं। आर्यन साहब फटाफट लेफ्ट पे जल्दी से खोपड़ी के, तो जैसे गुड नाइट कौन नाइट बाद बोलते पहले लेफ्ट से बोल जाता। ओके, गुड थैंक यू Thank you, sir. नाइट।